स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से भारत का विभाजन इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस विषय को। भारत के विभाजन के क्या कारण थे? भारत का विभाजन आधुनिक भारत की अत्यंत दुखद एवं मार्मिक घटना है। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार थे। हम यहाँ इसके कारणों का विश्लेषण निम्नलिखित गद्यांशों में अभिव्यक्त करते हैं। तो देखेंगे क्या क्या कारण हैं एक एक करके, अलग अलग गद्यांश यानी पैराग्राफ में। हिंदू एवं मुसलमान 1000 वर्ष इकट्ठे रहने के बावजूद भी एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक समुदाय विकसित करने में असमर्थ रहे थे। हिंदुओं की अलगाववाद की नीति और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण दोनों धर्मों का एक राजनीतिक इकाई में ढलना मुश्किल हो गया था। इस कारण भारत में संप्रदायवाद की शुरुआत हुई और अंग्रेज़ों ने दोनों वर्गों के बीच खाई चौड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कहने का आशय ये है कि हिंदू मुस्लिम काफ़ी लंबे समय से एक साथ रहे, इसके बावजूद वे एकजुट नहीं हो पाए क्योंकि हिंदुओं में अलगाववादी प्रवृत्तियों ने विशेष था और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता काफ़ी चरम पे थी। और इन दोनों के नीतियों के कारण हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना कर पाना काफ़ी कठिन था। ऐसे दौर में जब अंग्रेज़ों का भारत में प्रवेश हुआ और अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य की स्थापना को कायम रखना था, तो उन्होंने संप्रदायवाद की भावनाओं को, कम्युनलिज्म को भड़काना प्रारंभ किया और एक वर्ग का दूसरे वर्ग के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिसका कारण हुआ भारत का विभाजन। चलिए आगे चलते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके विषय पर ब्रिटिशों को यह आशा थी कि यह सेफ्टी वल्व की तरह काम करेगा, किंतु कुछ समय बाद कांग्रेस की नीतियां ब्रिटिश हितों के विपरीत हो गई। इसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने ब्रिटिशों के साथ नरमी की नीति अपनाई। अर्थात जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो अंग्रेज़ों ने इसे भारतीयों के जो उनके अंदर छिपे हुए जो उनके अंदर जो भावनाएं थे उसको निकालने के लिए एक सेफ्टी वल्व की तरह उसका सोचा था। उनका प्लानिंग था कि ये एक सेफ्टी वल्व की तरह उनके लिए उपयोगी होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही जल्दी हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों का वाहक के रूप में उभरने लगा था। आगे देखेंगे। लेकिन आगे चलकर लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने उग्रवादी राजनीति का सहारा लिया। लाल बाल पाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों का संबोधन हम लोग लाल बाल पाल से करते हैं। और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने उग्रवादी राजनीति का सहारा लिया क्योंकि उस समय राष्ट्रीय चेतना और मूल्यों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी ताकि स्वराज की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इसके लिए उन्होंने प्राचीन मूल्यों, धर्म, संस्कृति आदि भावनाओं को उभारा। इस क्रम में तिलक ने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, अरविंद ने कालीपंथ आदि चलाए। लेकिन इसके साथ ही अलगाववाद की प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा मिला। कहने का मतलब है कि हिंदुओं की जो अलगाववाद की नीति थी वह लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं के कार्यों से देखी जा सकती है। इन्होंने जिस वैदिक संस्कृति के लिए और जो मूल्य और परंपराओं के लिए जो अपनी बातों को रखा, उसके आधार पर भारत में अलगाववादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय गौरव की तुलना में धार्मिक गौरव को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा अपनाई गई अविवेकपूर्ण नीतियों का परिणाम थी सांप्रदायिकता। अर्थात हिंदुओं में लाल बाल पाल, अरविंद घोष आदि नेताओं के द्वारा जो
अविवेकपूर्ण नीतियाँ उस दौर में चलाई गई, उसका नतीजा हुआ सांप्रदायिकता। इसी दौर में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में मुस्लिम उच्च वर्गों ने मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ राजनीतिक सहयोग करने और हिंदुओं से सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिशों ने इसका पूरा लाभ उठाया और मुसलमानों को साथ लेकर नीतियां निर्धारित करने लगे। यानी अंग्रेज़ों ने मुसलमानों में विशेषकर सर सैयद अहमद खां की सोच का फ़ायदा उठाया और ये चाहते थे कि मुसलमानों का कल्याण हो, इसके लिए ये अंग्रेज़ों का साथ देने पर जोर देते थे और अंग्रेज़ों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। आगे देखेंगे। ब्रिटिशों ने देखा कि भारत के मध्यम वर्ग में अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना बढ़ती जा रही है और इस राष्ट्रीय चेतना को रोकने और उसे प्रतिसंतुलित करने वाला तत्व मुस्लिम वर्ग ही था। इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की। इस कारण हिंदू मुस्लिम मध्यम वर्ग में स्पर्धा की एक नई धारा बनी। अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए भारतीय मुस्लिम वर्ग को हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत में जैसे जैसे लोकतंत्रीकरण और स्वशासन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा, वैसे वैसे सांप्रदायिकता के आयाम भी व्यापक होते गए और अलग मुस्लिम राज्य की मांग भी तेज होती चली गई। 1919 से 1937 के बीच के वर्षों में ब्रिटिशों के विरुद्ध कई उग्रवादी आंदोलन चलाए गए, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस अवधि में जगह जगह व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे गृह युद्ध की संज्ञा दी। अर्थात 1919 और 37 के बीच अंग्रेज़ों के विरुद्ध में आंदोलन चलाए गए, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि। लेकिन इसके साथ साथ उस दौर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसे हम देखते हैं अंबेडकर जी ने गृह युद्ध तक कहा है। गांधी जी द्वारा गौरक्षा, हिंदी प्रचार और हरिजन सेवा जैसे नारों को अपनाया गया तथा स्वराज एवं राम राज्य की घोषणा की गई, जिनका मुस्लिम लीग ने गलत अर्थ लगाया और कांग्रेस द्वारा इसे हिंदू राज्य स्थापित करने का प्रयत्न बताया। इसके अलावे कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय आदि कांग्रेस के साथ हिंदू सांप्रदायिक संस्थानों जैसे हिंदू महासभा, आर्य समाज आदि के भी नेता थे। इनकी गतिविधियों के कारण मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति संदेह बढ़ता चला गया। तो हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारों, जिसमें गौरक्षा, हिंदी प्रचार, हरिजन सेवा, इसे मुसलमानों ने गलत अर्थ में लिया और साथ ही साथ लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के विचार और उनके अन्य हिंदू संस्थानों से जुड़े होने के कारण इसका भी मुसलमानों ने अलग तरीके से अर्थ लगाया। 1937 के चुनाव में हिंदू बहुल क्षेत्र में की अधिक सीटों पर मुस्लिम लीग की विजय हुई। यद्यपि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सीटें कम मिली, किंतु इससे कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा और पंडित नेहरू के नेतृत्व में स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। इसके बावजूद इकबाल और जिन्ना के सफल प्रयासों से लोग धीरे धीरे मुस्लिम बाहुल्य गांवों में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। इस कारण हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ती चली गई। यानी जिन्ना और इकबाल, इनके प्रयासों से मुस्लिम गतिविधियां तेज पकड़ी और इन्होंने सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया। 1935 के अधिनियम से यह स्पष्ट हो गया था कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है। इसके पश्चात मुस्लिम लीग की मांगें बढ़ती गई। मुस्लिम वर्ग के नेता यह महसूस करने लगे थे कि आज़ाद भारत में उन्हें हमेशा हिंदू वर्ग का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात उनके वास्तविक शत्रु अंग्रेज़ नहीं है बल्कि हिंदू है। इसलिए मुस्लिम वर्ग ने बहिष्कार, असहयोग तथा स्वदेशी आंदोलनों में व्यापक जनसमर्थन नहीं दिया। अर्थात जब मुसलमानों को यह एहसास हो गया कि भारत आज़ादी को पाने वाला है, तब उनको यह भी समझ में आने लगा कि अगर भारत आज़ाद होता है तो कांग्रेस का नेतृत्व होगा, और कांग्रेस जो है एक हिंदूवादी संस्था है
जिसका प्रभाव मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर जन समर्थन नहीं दिया। उत्तर पश्चिम की भौगोलिक स्थिति ने भी पृथक मुस्लिम राज्य बनाने में सहायता की, क्योंकि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर में मुसलमानों की बहुल्यता थी और ये सभी एक दूसरे से सटे हुए प्रांत थे। यही कारण है कि मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की बात सोची। इसी क्रम में मुसलमानों ने अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव सितंबर 1940 को लीग के लाहौर अधिवेशन में पास किया। कांग्रेस के समक्ष अब बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई थी। इधर क्रिप्स मिशन योजना भी स्वीकार कर ली गई कि यदि ब्रिटिश शासन का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे इसकी स्वतंत्रता होगी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी दलों के नेताओं से वार्ता करने के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। इसके पश्चात 14 अगस्त 1947 को नया राज्य पाकिस्तान अस्तित्व में आया और भारत 2 भागों में विभक्त हो गया। निष्कर्ष में देखेंगे, इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत के विभाजन के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। कांग्रेसियों तथा राष्ट्रवादियों की लापरवाही या भूल चूक कार्य, मुस्लिम बुजुर्गों की सत्ता आकांक्षा और औपनिवेशिक शक्ति द्वारा सत्ता को जब तक संभव हो सके तब तक कायम रखने की साजिश की वजह से देश का विभाजन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप लाखों को बेघर होकर बेगनाह लोगों को अपनी जान देकर जान की कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत विभाजन से संबंधित कारणों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि विभाजन एक कारण से नहीं बल्कि विभिन्न कारणों का सम्मिलित प्रतिफल था और देश में ऐसी स्थिति बन गई थी जिसके कारण विभाजन को रोकना अब असंभव हो गया था, जिसकी वजह से भारत का विभाजन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।